चलो साथ साथ कॉपी करना है, इजी सीन है इसका, बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों एंट्रोपी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एंट्रोपी चीज है क्या। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इट इज दी, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम को बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अभी देखो भाई, डिसऑर्डरनेस जैसे कि हम लोग के पास बच्चों सॉलिड्स होते हैं, ठीक है भाई। सपोज कर लो बस ये सॉलिड है, थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ। हाँ, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग वापस एंट्रोपी पढ़ रहे हैं हम लोग ना। ये हमारे पास लिक्विड्स है बच्चों, और ये हमारे पास गैस है। अगर बच्चों मैं बात करूं कि मेरे पास डिसऑर्डरनेस सबसे कम कहां पर है, तो क्या वो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, या वो गैस में? सॉलिड में, ऐसे ही है। तो हमारे पास जो डिसऑर्डरनेस है सॉलिड में, वो सबसे ज्यादा कम है। डिसऑर्डरनेस बोल सकता हूं मैं इसको, या मोर ऑर्डर्ड बोल सकता हूँ, ऐसा ही है। अब मैं अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता हूं बच्चों, तो मेरे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, ऐसा ही है। और अगर मैं लिक्विड से गैस में जाता हूं तो मेरे पास हाईएस्ट डिसऑर्डरनेस है, ठीक है भाई। एक मिनट, हाईएस्ट डिसऑर्डरनेस मतलब याद रखो बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बोला डेफिनेशन में, इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। याद रखो कि मेरे पास सॉलिड्स था, उसमें डिसऑर्डरनेस क्या थी, कम थी, ठीक है। लिक्विड्स में आया, डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। गैसेस में गया, डिसऑर्डरनेस मजीद बढ़ गई। तो देखो एंट्रोपी मेरे पास पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैसेस की। गैसेस की मेरे पास एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा है। और हम लोग एंट्रोपी पढ़ते किसके, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। याद रखो एंट्रोपी मेरे पास जो सबसे ज्यादा होगी वो किस चीज की होगी भाई, गैसेस की। और सबसे कम एंट्रोपी यहां पर अगर मेरे पास होगी तो वो किसकी होगी, वो होगी सॉलिड्स की। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा ऑर्डर्ड होते हैं, दे आर नॉट डिसऑर्डर्ड। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे मतलब अगर तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होनी चाहिए, गैसेस की, लिक्विड की, या सॉलिड की? गैसेस की, क्योंकि गैसेस में मेरे पास क्या है, सबसे ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा है। और अगर मैं लिक्विड्स और सॉलिड को सॉरी हाँ, लिक्विड और सॉलिड को अगर मैं कंपेयर करूं तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंपेयर कर रहा हूं। तो हमारे पास लिक्विड की और एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल जो है वो ज्यादा डिसऑर्डर में एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो अगर इन तीन चीजों को कंपेयर किया तो सॉलिड्स की सबसे ज्यादा सबसे कम एंट्रोपी होगी। एज अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होगी। और फिर हम लोग अगर मजीद आगे बढ़ते हैं गैसेस पे, तो गैसेस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे कि सॉलिड्स की ज्यादा, सॉरी लिक्विड की ज्यादा होगी सॉलिड से, और गैसेस की ज्यादा होगी लिक्विड से। एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मजीद में आगे चलता हूँ बच्चों। एंट्रोपी का जो सिंबल होता है वो होता है एस और नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशंस, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी का सिंबल क्या है, एस। और एंट्रोपी का बच्चों यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट है हमारे पास जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है भाई। बच्चा इसको कंफ्यूज कर देता है किलो जूल पर मोल से, वो इंथैल्पी का था। इंथैल्पी का बच्चों ये होता है किलो जूल पर मोल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, किलो जूल पर मोल। लेकिन एंट्रोपी का देख लो जूल्स पर केल्विन पर मोल है बच्चों। तो इन दोनों को चीजों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब ये दो चीजों का हमारी एंट्रोपी हो गई हमारी। अब हम चलते हैं एंट्रोपी चेंज पे। बच्चों चेंज का मतलब क्या है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, ये सारी चीजें। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन के हवाले से अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास फाइनल चीज क्या होती है, प्रोडक्ट होता है।
इनिशियल हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर कभी भी आपको किसी भी चीज का अगर आपको चेंज को रिप्रेजेंट करना होता है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा से, ऐसा ही है डेल्टा। और अगर एंट्रोपी है तो डेल्टा एस हो जाएगा, ऐसा ही है भाई। चेंज इन एंट्रोपी का मतलब अगर सिंबल से हमें रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा एस और नॉट स्टैंडर्ड स्टेट पे होगा। इसके साथ साथ इसका यूनिट तो बच्चों सेम रहेगा, किलो जूल पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, सॉरी, जूल्स पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट, इसके साथ अगर मैं इसका बच्चों आपको फॉर्मूला बताऊं चेंज इन एंट्रोपी का, तो वो क्या होगा, हाँ भाई, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि तुम लोग वो निकालते थे ना, एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसे निकालते थे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे होता था ना, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर भी अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है किसी चीज की, तो हमारे पास क्या करना है भाई, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एस नॉट का मतलब क्या है, एंट्रोपी अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन। सर एंट्रोपी है क्या, इसको मजीद समझाएं तो हम लोग पढ़ते क्यों, थोड़ा सा चलो इसकी हम बैकग्राउंड स्टोरी सुनते हैं। भाई एंट्रोपी जो है ना, मेनली फिजिक्स का चक्कर है, फिजिक्स का एक मेन टॉपिक है भाई एंट्रोपी। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसको अप्लाई कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए। आगे जाके एक चीज आएगी इसके अंदर, शायद आज ही कवर हो जाए वो, कि क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। फिजिबिलिटी हम लोग मेजर करते हैं रिएक्शन की, तो वो हमारे पास क्या होता है भाई, एंट्रोपी के थ्रू मेजर करते हैं हम लोग, कि अगर हमारे पास एंट्रोपी बढ़ गई तो वो फीजिबल हो जाता है। सर एंट्रोपी क्या भाई, कैसे हमारे पास बढ़ी, जैसे कि बच्चों सपोज करो हमारे पास जो अर्थ है ना हमारा, उसकी भी हमारे पास एंट्रोपी मजीद बढ़े जा रही है हर वक्त। याद रखो अगर किसी चीज की एंट्रोपी बढ़ती है ना, तो याद रखो वो मजीद स्टेबल होता रहता है। जैसे कि बहुत आसान, मतलब अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल हम लोग को ही ले लें, जैसे कि अगर मैं भाई कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी के नीचे मेरे आग लग गई है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे हीट महसूस होगी। उस हीट को क्या करने के लिए, मैं डिस्पर्स करने के लिए क्या करूंगा, अपनी मूवमेंट बढ़ाऊंगा, डिसऑर्डरनेस आएगी मुझ में, मैं इधर उधर भागूंगा, ऐसा ही है। मैं एनर्जी डिस्पर्स करूंगा, तो क्या मैंने जब एनर्जी डिस्पर्स करूंगा तो क्या मेरी हीट निकल गई मुझ में से, हीट निकल गई तो क्या मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मजीद अपनी उसी पोजीशन पे मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही अर्थ के साथ हो रहा है, और ऐसे ही पूरे आपके रिएक्शन के साथ हो रहा है, कि अगर उनको अपनी फिजिबिलिटी कायम रखनी है अगर उनको फिजिबल रहना है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को डिसऑर्डर में लेकर जाएंगे, मतलब अपनी एंट्रोपी बढ़ाएंगे वो लोग, तो वो मजीद क्या हो जाएंगे, फिजिबल हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट, ये सारी हमारी कहानी हो गई एंट्रोपी। इस हवाले से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि रूम की एग्जांपल तुमने बोली थी, कि अगर आप लोग आते हो कि घर में, आप लोग जब कॉलेज के लिए जा रहे होते हो या कोचिंग्स वगैरह के लिए जा रहे होते हो, तो भाई आंटी आई आपका रूम सेट करके चली गई, तो जब रूम सेट है वो ऑर्डर्ड में है, ऐसा ही है, तो उसकी एंट्रोपी जीरो है। अब आए आप घर, आपने पढ़ना भी है, आपने चेंज भी करना, आपने बैग वगैरह रखा, बैग पहले आपका अपनी टेबल पे रखा हुआ था, स्टडी टेबल जो थी और वो सारी चीजें, लेकिन जब आप आए, आपने बेड पे आप लेटे, बेड खराब हो गया, तो देखो उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, सारी चीजें, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ मैं एंट्रोपी का, तो वो चीज समझो। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है। अब अब हम लोग एक इसमें नोट लिख लेते हैं कि हायर दी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, हायर दी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अच्छा बच्चों, सिस्टम होता क्या, मैं बता देता हूँ। सिस्टम वो जगह होती है जहां पर तुम्हारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है भाई, हायर दी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम तो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब तुम लोग वो एनर्जेटिक्स पढ़ते थे ओ लेवल्स के अंदर, एन टू एक्सो जब पढ़ते थे, तो उसके अंदर तुम लोगों ने सिस्टम पढ़ा होगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग दो चीजें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने। ठीक है भाई, प्रोडक्ट और रिएक्टिंग हमारा सिस्टम होता था, उसके अलावा जो भी चीज होती थी हमारी सराउंडिंग होती थी। नेक्स्ट, एक एग्जांपल करते हैं।
जैसे कि मैग्नीशियम है और मेरा H2SO4 है। मैग्नीशियम क्या होता है भाई, मेटल है, सॉलिड। H2SO4 मेरा एक्वस है। ठीक है, अब मैं आगे चला तो मेरे पास ये मुझे क्या बना के देगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना के देगा, जो कि मेरा एक्वस होगा और मुझे बनाकर देगा हाइड्रोजन गैस। अब मुझे देखना है कि भाई मेरे पास यहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। अब इधर देखो भाई, यहां पर मेरे पास कौन सी स्टेट है, सॉलिड, एक्वस है। अच्छा फिलहाल देखो एक्वस दोनों साइड पे है, तो फिलहाल एक्वस को इग्नोर करो। यहां पर क्या था, सॉलिड था, और यहां पर मेरे पास क्या था, गैस था। तो अगर मैं बात करूं कि मैं रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में गया हूं तो मेरी एंट्रोपी बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर्ड हैं, बिल्कुल, और गैसेस के जो है वो डिसऑर्डर में होते हैं। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो लेस डिसऑर्डर्ड होते हैं, और जो हमारे गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो मोर डिसऑर्डर्ड होते हैं। सही है। तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, तो जब भी तुम्हारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ता है तो क्या तुम्हारे पास एंट्रोपी नहीं बढ़ती। तो देखो यहाँ पर तुम लोग इन चीजों को देखते हुए भी बता सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास मजीद हम लोग आगे इसकी सारी चीजें करेंगे। तो ये एक छोटे से मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई एंट्रोपी रिएक्शन को देखकर कैसे बता सकते हैं हम लोग कि भाई एंट्रोपी बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पे कॉपी हो गया, आगे बढ़े। अब इधर देखो भाई, हमारे पास ये चीज है स्टैंडर्ड कंडीशन, कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है। बच्चों तुम लोगों को पता है कि तुम लोग इंथैल्पी पढ़ते हुए आ रहे हो, एनर्जेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो। उसके अंदर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। बच्चों तुम्हारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो तुम्हारे पास होना चाहिए 25 डिग्री या 298 केल्विन। मतलब 273 होता है ना केल्विन, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर मुझे इसको 25 डिग्री, क्या है भाई मेरा रूम टेम्परेचर है, इसको अगर 25 डिग्री पे लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपल 25 डिग्री ऐड कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कितना डिग्री कितना केल्विन आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारे पास जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए बच्चों। स्टैंडर्ड कंडीशंस की मैं वो बता रहा हूँ सारी चीजें कि तुम्हारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, और जो एलिमेंट अपने जितने भी एलिमेंट्स है ना वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए। जैसे कि रूम टेम्परेचर पे अगर कोई गैस है तो वो गैस स्टेट में होनी चाहिए, अगर कोई मेटल है तो वो सॉलिड होना चाहिए, ऐसे। ठीक है भाई, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। जो उनकी रूम टेम्परेचर पे स्टेट्स है ना वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेटल है तुम्हारा तो वो मोल्टेन स्टेट में हो, नहीं, तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सिवाय मरकरी के, मरकरी एक्सेप्शन है हमारे पास, सिवाय मरकरी के सारे मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये हमारे पास सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस की वो है भाई। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है बच्चों, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। इसकी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है। नाम से पता चल रहा होगा कि इट इज द एंट्रोपी ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है भाई, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एस नॉट अंडर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड कंडीशन। तो इधर देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंडीशन। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ बच्चों, तुम लोगों ने आज तक सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड सब्सटेंस कौन सा देखा है। सॉलिड तो होगा वो, लेकिन उसके अंदर तुम लोग ने वो पढ़ा है, तुम उसको जानते हो। सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड
एक सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा था, ओ लेवल्स में भी पढ़ा हमने, जॉइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर डायमंड। डायमंड अगर मैं बोलता हूँ ना कि अगर एक सॉलिड है डायमंड हमारे पास, तुम्हें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना डायमंड, तो डायमंड हमारा बड़ा ना एक ऑर्डर्ड वो होता है, क्या कहते हैं, सब्सटेंस है। तो उसकी जो हमारे पास एंट्रोपी होगी ना, वो हमारे पास कुछ ऐसी है भाई, 2.4 जूल्स पर केल्विन पर मोल। क्या सर हमें ये याद रखनी है? नहीं, तुम्हें याद नहीं रखनी है, बस एक तुम्हें हिंट दे रहा हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, डायमंड मेरा क्या है? सॉलिड है। ये कार्बन का एक और तुम लोग ने एलोट्रोप पढ़ा होगा ओ लेवल्स में, ग्रेफाइट। ऐसा ही है, ग्रेफाइट में क्या होता है? सॉलिड होता है। इसकी जो एंट्रोपी है वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं, बॉन्ड अलग तरीके से बनाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। 5.7 जूल्स पर केल्विन पर मोल, तुमने पढ़ा हुआ एंट्रोपी पहले? लेकिन उसमें मेरे ख्याल मैंने डायमंड ग्रेफाइट नहीं पढ़ा था। अब इसका मेरा मतलब ये है, मेरे को लगता है ये तो जनरल नॉलेज है ना, डायमंड ग्रेफाइट। हाँ, जनरल नॉलेज से, हाँ चलो तुमने ये बात पकड़ ली, लेकिन हर बच्चा नहीं पकड़ पाता कि सर सॉलिड है, दोनों तो सॉलिड है। लेकिन बच्चों सॉलिड के अंदर स्ट्रक्चर्स में भी तो डिफरेंस हो सकता है ना भाई। तो एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं करना चाह रही, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों हैं तो सॉलिड ही, लेकिन इनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंस है। तो देखो उसकी वजह से भी तुम्हारे पास एंट्रोपी में फर्क आता है। ठीक है भाई? तो देखो एंट्रोपी मुझे क्या बता रही है कि मेरे पास जो ग्रेफाइट के अंदर है ना, वो ज्यादा डिसऑर्डरनेस है एज कंपेयर टू डायमंड। क्योंकि ग्रेफाइट की जो मेरे पास एंट्रोपी है वो ज्यादा है किससे? डायमंड से। और तुम्हें एक बात पता है कि डायमंड की जो प्योरिटी है वो कैसे चेक की जाती है? नहीं, अगर जो लड़की ज्वेलरी पहनती है, अगर तुम कभी डायमंड बेचने जाओगे ना, तो जो भी डायमंड खरीदेगा तुमसे वो चेक तो करता है, लेकिन वो चेक करता क्या है? बिल्कुल ऐसा ही। डायमंड के अंदर का जो लेटेस है ना, वो चेक करता है। डायमंड का अगर प्योर होगा तो आप डायमंड के सी थ्रू देख सकते हो, उसकी जो ऑर्डरनेस होगी ना वो आपको सी थ्रू दिखा देगी, आप डायमंड के आर पार देख सकते हो। अगर वो डायमंड प्योर नहीं है तो आप डायमंड के आर पार नहीं देख सकते हो। तो ये भी एक जनरल नॉलेज थी कि डायमंड को अगर हमें कभी भी प्योरिटी चेक करनी है डायमंड की, तो जूम इन करके तो हम देखते नहीं उसको, लेकिन इसके हम लोग आर पार भी देख सकते हैं। तो वो डायमंड की प्योरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये दोनों चीजें हो गई, हालांकि दोनों सॉलिड थे लेकिन इनके अंदर भी हमारे पास एंट्रोपी में डिफरेंस आया। और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो क्या वाटर की ग्रेफाइट और इन लोगों से एंट्रोपी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ही होगी ना। तो वाटर की देखो कितनी है, 69.9 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और अगर मैं बात करूं चौथा, हम लोग ले लेते हैं कोई गैस, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी तो मतलब गैस है ना, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, 213.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। चलो इसको कॉपी करो बस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा भाई, मजीद आगे बढ़े, चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो। नहीं नहीं, वैल्यू आपको देगा, ये वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। कोई आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, अब एक नोट बता देता हूं मैं तुम्हें। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई हमारे पास एक परफेक्ट सॉलिड है, फुली ऑर्डर्ड है, तो उसकी एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए? हाँ, एक सॉलिड ऐसा है जो फुली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए?
जीरो। याद रखो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो परफेक्टली ऑर्डर्ड है, उसके अंदर कोई रैंडमनेस कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है, तो उसकी एंट्रोपी जीरो। ठीक है, तो इसमें एक नोट लिख लो कि भाई इफ देयर, साथ साथ लिख लो भाई, इफ देयर्स अ परफेक्टली ऑर्डर्ड structure, its entropy will be zero and एंट्रोपी याद रखना बच्चों, जीरो से हमेशा ऊपर होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती एंट्रोपी, क्योंकि स्टार्ट ही वो जीरो से हो रही है। तो ये स्टार्ट जीरो से होगी और जीरो के बियॉन्ड जाएगी। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स विद जीरो। क्या बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम लोगों को पता है उसको किस पे लेकर जाना पड़ेगा, उसके एक्चुअल टेम्परेचर पे लेकर जाना पड़ेगा, -273 डिग्री पे केल्विन। तो अब देखो वो फिर एक मुश्किल काम है हमारे पास। विद जीरो, it starts with zero and goes beyond zero। और याद रखो आगे ब्रैकेट में एक चीज लिख लो कि एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन बच्चों एंट्रोपी तो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एंट्रोपी का जो चेंज है ना वो नेगेटिव हो सकता है। एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। चेंज की बात हम लोग आगे करेंगे। जैसे कि एक एक्सेप्शनल केस करते हैं हम लोग, क्या था, कार्बन, हाँ ये देखो भाई, ये मेरे पास है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा ही है। और एक मेरे पास है मरकरी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारा आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होता है भाई, सॉलिड होते हैं। मरकरी हमारे पास वाहिद ऐसा एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तुम लोग की जनरल नॉलेज क्या कहती है कि यहाँ पर एंट्रोपी ज्यादा किसकी होनी चाहिए? हाँ भाई, मरकरी की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही है। क्योंकि भाई मरकरी तो ये लिक्विड है ना, लिक्विड की हमेशा हमारे पास जो एंट्रोपी है वो सॉलिड से कंपेयर में ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो उससे क्या होगा? नहीं, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर बात आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी पे। देखो यहाँ पर जो एंट्रोपी है ना, वो पता किसकी ज्यादा होगी? एंट्रोपी ऑफ, या सॉरी, एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ मर्करी। क्यों? क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके साथ कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिसिटी ज्यादा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिसिटी ज्यादा है। देखो इसमें कार्बोनेट आयन है, इसके साथ कैल्शियम अलग है, कार्बोनेट आयन में अलग बॉन्डिंग हो रही है, स्ट्रक्चर अलग है, कैल्शियम का स्ट्रक्चर अलग है। तो देखो वहां पर तुम्हारे पास एक अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। लेकिन मरकरी के अंदर तुम्हारे पास क्या है, एक ही स्ट्रक्चर है। तो मतलब स्ट्रक्चर पे भी हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है, क्या चीज, एंट्रोपी हमारे पास डिपेंड करती है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके अंदर तुम्हारे पास आयोनिक बॉन्डिंग भी हो रही है और कार्बोनेट्स के अंदर हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो रही है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसमें। तो एंट्रोपी इस पे भी डिपेंड करती है तुम्हारी। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारे पास एक और अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड। वो जो कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, आयोनिक है कोवलेंट है? कोवलेंट कैसे है भाई? कैल्शियम पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो जब दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं
क्या हमारे पास आयनिक कंपाउंड नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड की जो हमारे पास एंट्रोपी है ना, वो जो कुछ होती है 39.9 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ना, वो होती है 92.9 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है। हालांकि दोनों आयोनिक कंपाउंड हैं, दोनों के अंदर आयोनिक बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन फिर उनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, डिफरेंस आ रहा होगा, इसीलिए इनकी एंट्रोपी ज्यादा। तो हम लोग की सिर्फ एंट्रोपी बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है, स्टेट्स पे भी डिपेंड करती है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं करी, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करी। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है? आगे बढ़े, अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये दोनों बच्चों सॉलिड्स होंगे, ठीक है, हालांकि ये दोनों सॉलिड्स हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। अब हमारे पास, हम लोग ग्राफ बना लेते हैं भाई। ग्राफ हमारे पास आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू ड्यूरिंग दी चेंज इन स्टेट। अच्छा भाई, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, तुम्हें पता है भाई कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। अब देखो, चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू ड्यूरिंग दी स्टेट चेंज। अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो भाई, स्टेट चेंज कर रहे हो, मतलब तुम लोग टेम्परेचर दे रहे हो, ऐसा ही है। तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा बच्चों, जो कि केल्विन में है। और तुम्हारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगा बच्चों एंट्रोपी। और तुम्हारे पास एंट्रोपी का जो यूनिट है वो क्या है भाई, जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब इसको मैंने स्टार्ट किया कहां से, अभी रुक जाओ, अभी इसको नहीं लिखो, अभी सिर्फ इस ग्राफ को समझो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों सॉलिड से। सॉलिड को मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या उसके बीच की वाइब्रेशन बढ़ेगी? ऐसा ही है। तो देखो, जब वाइब्रेशन बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी? ये क्या हो गया भाई? ठीक है, ये एक बात हो गई। अब जब तुम, सॉलिड तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, तुम लोग को याद है, तुम लोग ने ओ लेवल्स में हीटिंग एंड कूलिंग कर्व पढ़ा था। उसमें हमारे पास दो सेक्शंस होते थे, एक फ्लैट और एक स्लोपिंग सेक्शन। स्लोपिंग सेक्शन में हमारा टेम्परेचर तो बढ़ रहा होता था, लेकिन हमारे वहां स्टेट चेंज नहीं हो रही होती थी। हो रही होती थी नहीं, स्टेट चेंज हमारी हो रही होती थी हमेशा फ्लैट सेक्शन। फ्लैट सेक्शन पे तुम लोग एक चीज देख रहे हो कि वहां पर तुम्हारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों होता था। वो स्टेट चेंज उसको हो रहा होता था। स्टेट चेंज हो रहा होता था, अभी मुझे कंप्लीट करना। स्टेट चेंज जब भी हो रहा होता है, तो तुम्हारे ना जो बॉन्ड्स है ना, वो टूट रहे होते हैं। जब भी तुम्हारे पास स्टेट चेंज हो रहा होगा और जब बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं ना, तुम्हारे पास जो एनर्जी है, वो बॉन्ड टूटने में काम आ जाती है। ऐसा ही है। जब वो एनर्जी बॉन्ड टूटने में काम आती है ना, तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। याद आया, जब भी तुम्हारे पास जो स्टेट चेंज हो रही होती थी, तो तुम्हारे पास फ्लैट सेक्शन आता था, उसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कहाँ काम आ रहा होता था, बॉन्ड तोड़ने में काम आ रहा होता था, बॉन्ड ब्रेकिंग में काम आ रहा होता था। जब भी तुम्हारे पास टेम्परेचर नहीं बढ़ता रहा, टेम्परेचर क्या होता था, कांस्टेंट। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पर कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर कहा कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट पे हिट कर गया, ऐसा ही है, ये मेल्टिंग पॉइंट पे हिट कर गया। अब जब यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट पे हिट करा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड में। अब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो लिक्विड को मैंने मजीद हीट दी, तो लिक्विड की एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब लिक्विड के अंदर हमारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी हमारी मजीद बढ़ जाएगी। अब मुझे एंड तक, गैस तक जाना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अब मेरे पास लिक्विड था, अब मेरी जो जो ग्राफ जाएगा वो कहाँ जाएगा, आप मुझे बताओ।
वापसी क्या कहाँ जाएगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो अब ये किस पे हिट करा ये, जब गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो कौन सा पॉइंट हिट करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट पे हिट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद अब जब गैस है तो गैस की एंट्रोपी बढ़ी तो हमारे पास ग्राफ मजीद ऐसे बढ़ गए। तो देखो एंट्रोपी का ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ भाई, ये ग्राफ क्लियर होता है, ग्राफ क्लियर है बच्चों? तो ये ग्राफ बनाने को भी आता है, ग्राफ लेबल करने को भी आता है। जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ कर। स्टार्ट्स, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, सॉलिड से बच्चों। एंड हम लोग कहाँ कर रहे हैं भाई, गैस पे कर रहे हैं। बहुत इजी ग्राफ है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। ये लो भाई, ये मैंने इसको मजीद एडिट कर दिया। बच्चों आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो अब इधर देखो कि तुम्हारे पास इसकी अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूं तो हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पर कि ड्यूरिंग दी हीटिंग ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड से स्टार्ट करा था हम लोगों ने। ड्यूरिंग दी हीटिंग ऑफ अ सॉलिड, पार्टिकल्स ने क्या करा था भाई, एनर्जी गेन करी थी। पार्टिकल्स गेन्स दी एनर्जी एंड क्या बढ़ गई थी हमारे पार्टिकल्स के अंदर, डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस। और डिसऑर्डरनेस बढ़ने की वजह से क्या बढ़ती है भाई हमारे पास, एंट्रोपी, विच इंक्रीजेस दी एंट्रोपी। ठीक है भाई, एंट्रोपी बढ़ गई हमारे पास। अच्छा, इसके साथ साथ स्टेट चेंज जब हो रहा था हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो रही थी भाई, देखो स्टेट चेंज हमारी कहाँ हो रही है, इधर ना। इधर स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा ही है बच्चों। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये ना दोनों स्ट्रेट लाइन है। वो मेरे पास वैसा ग्राफ बना लिया मैंने। ये बाकी बस यहाँ पर ना टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना अपने हिसाब से। अब दूसरी हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी क्या आ रही है कि ड्यूरिंग दी स्टेट चेंज, हम्म, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन स्टेट चेंज के अंदर तुम देखो कि हमारी एंट्रोपी जो है वो ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रही। ऐसा ही है क्योंकि हमारे पास एकदम डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है ना। लिक्विड से अगर सॉरी सॉलिड से अगर तुम लिक्विड में आते हो तो एकदम तुम्हारे पास डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। तो तुम्हारे पास ड्रास्टिकली तुम्हारी क्या बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। ड्यूरिंग द स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट जितना भी हमारी जो लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हाँ, तब तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, इसलिए हमारे डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस तो बढ़ रही है लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। एनर्जी आप बनता है ना जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहते हैं सारी बॉन्ड ब्रेकिंग उस टाइम पे, हाँ हाँ बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल होती है। तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमारी स्टेट चेंज हो रही है, सही है।
हाँ, डिसऑर्डरनेस बढ़ी है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट द एंट्रोपी वैल्यू इंक्रीजेस वेरी ड्रास्टिकली। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया बच्चों? चलो, कॉपी हो गई भाई, आगे बढ़े। चलो, अब हमारे पास बच्चों हेडिंग दे दो, एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। अच्छा भाई, सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये वाला। ये क्या है भाई मेरे पास? नहीं, बल्कि ये वाला नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों सॉलिड होता है मेरे पास, आयनिक कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। और इसका जो हम लोग रिएक्शन करते हैं वो कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी कार्बोनेट हमारा टूटता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों हमारे पास सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस होता है। ठीक है, अब मुझे यहां पर निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा एस नॉट ऑफ, एस नॉट ऑफ चेंज निकालना है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, माइनस रिएक्टेंट। अब लेकिन यहां पर एक मसला है कि तुम्हें चेंज ऐसे नहीं निकालना। तुम्हें चेंज निकालना कैसे है? बाय इक्वेशन। तुम्हें सिर्फ इक्वेशन देखकर चेंज निकालना है, देखकर चेंज निकालना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो मेरी एंट्रोपी है वो बड़ी होगी या कम हुई होगी, ये बताओ। सर देख के जहाँ तक अगर इसको डिफाइन भी किया जाता है तो देख के हमें ये पता लग रहा है कि बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ है, क्योंकि हमारा CaO और CO2 हमारा ऐसा लग हाँ, वगैरह आप क्या कहती हैं? एंट्रोपी बड़ी होगी कम हुई होगी? क्यों? स्टेट चेंज, वेरी गुड। देखो ना, इजी आंसर यही था कि यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ गैस है। मतलब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ गया, ऐसा ही है। यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस आ गया है, यहाँ पर कितने मोल ऑफ गैस था? 0 मोल ऑफ गैस था। तो एक और बात हम लोग ने ये सीखी कि गैस के मोल्स पे भी हमारे एंट्रोपी डिपेंड करती है। अब इधर देखो, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना था? एक भी गैस नहीं था ना यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे गैस कितना था? 1 मोल था। तो जाहिर है हम लोग गैस की तरफ गए हैं तो हमारे पास क्या हो रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये तुम लोगों ने इक्वेशन में, मैंने वैल्यूज नहीं दी हुई थी, तुम लोगों ने डायरेक्ट ही देखकर बता दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी के इंक्रीज आ रहा है। अच्छा भाई, इसके साथ साथ एक नोट पहले मैं लिखवा रहा हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ change in entropy of a reaction and entropy should be। अच्छा भाई, अब मेरा तुम लोगों से सवाल है बच्चों, एक बात बताओ कि यहाँ पर जो एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। हाँ भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? एंट्रोपी। देखो, क्या यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है? प्रोडक्ट मेरे पास क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ना। क्या मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे गैस है? तो क्या मेरे पास एंट्रोपी ज्यादा होगी प्रोडक्ट साइड की? तो जब प्रोडक्ट साइड की एंट्रोपी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली मेरी रिएक्टेंट साइड की एंट्रोपी कम होगी ना। तो जब मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव में आंसर आएगा ना। तो शुड बी पॉजिटिव। देखो ना, अगर सपोज करो मेरी एंट्रोपी ज्यादा है किसकी?
प्रोडक्ट साइड की, सपोज कर लो, बस अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे, 30 है, क्योंकि वहां पर सॉलिड भी और गैस भी, और मेरी जो रिएक्टेंट साइड है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, उसकी 20 ले ली, तो मेरे पास आंसर क्या आना है, 10 आना है ना, 10 पॉजिटिव आना है। तो याद रखो, जब भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा होगी, हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। ये तो हमारे पास फॉर्मूले से देखते ही पता चल रहा है ना, ये इजी है, तो मैथमेटिक्स है, इजी, तो शुड बी पॉजिटिव। और इसके अंदर जो तुम्हारे पास एंट्रोपी ऑफ क्या कह सकते हैं कि हम लोग की जो प्रोडक्ट की है वो ज्यादा है, किससे, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जब भी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी और एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव एंट्रोपी का एक मतलब है भाई, ये देखो कि अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा इस वजह से थी कि एज प्रोडक्ट हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ऐसा ही है कि उसके अंदर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थे, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा थी। और इसके अंदर एक और मैं नोट लिखवा देता हूं तुम लोग को कि मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द आइदर साइड, सॉलिड से तो अगर लिक्विड में भी होगा तो वो भी एंट्रोपी ज्यादा होगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं गैसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द आइदर साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन greater will be the entropy on that side। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब एक और इक्वेशन देखता हूँ, ये इक्वेशन देखो और फिर मुझे बताओ कि भाई हमारी एंट्रोपी बड़ी है या कम हुई है। हाँ भाई, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एंट्रोपी डिसाइड करनी है, सबसे पहले तो स्टेट्स। अब देखो यहाँ पर तो स्टेट्स ही सेम हो गई, अब क्या करें, मोल्स में हमें देखना है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे प्रोडक्ट वाली साइड में मोल्स कितने हैं। जो भी 4 कह रहा है वो बहुत ही गलत कह रहा है, एक मोल ऑक्सीजन का भी तो है ना। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट साइड पे 5 मोल्स ऑफ गैसेस है, ऐसा ही है। और मेरी जो रिएक्टेंट साइड पे वो कितने मोल्स ऑफ गैसेस है, 2 मोल्स ऑफ गैसेस। मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास एंट्रोपी ज्यादा कहाँ होगी, 5 मोल्स ऑफ गैसेस पे या 2 मोल्स ऑफ गैसेस पे। ऑब्वियसली 5 मोल्स ऑफ गैसेस पे मेरे पास एंट्रोपी ज्यादा होगी। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं भाई, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, ये सही नहीं दिख रहा ना, दूसरा कलर से लिखते हैं, एक मिनट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट is greater as it has, अब इसके पास ज्यादा क्या है, मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो क्या हुई है, बड़ी है या कम हुई है, बड़ी है ना। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, मैंने तुम लोग को बताया था कि जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है भाई,
सिस्टम हमारे पास वो चीज है जहां तुम्हारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट तुम्हारा ये हो गया, प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो गया। ठीक है भाई, N2O5 तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट तुम्हारे पास NO2 और ऑक्सीजन, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम indicates that the products formed are more stable as compared to reactant। याद रखो, मैं तुम लोगों को एक बात बताई कि अगर मेरी एंट्रोपी बढ़ती है तो क्या मेरे पास स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो मेरे पास एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है। इसका मतलब जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी, रिएक्टेंट से। जिस चीज की एंट्रोपी ज्यादा उस चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं कि ग्रेटर दी, हाँ ग्रेटर दी एंट्रोपी, अच्छा एंट्रोपी के साथ ग्रेटर दी डिसऑर्डरनेस, ऐसा ही है, ग्रेटर दी डिसऑर्डरनेस और इसके साथ साथ ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो स्टेबिलिटी एज अ सिस्टम देखी जाती है, हाँ स्टेबिलिटी एज अ सिस्टम देखी जाती मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अलग अलग भी देख सकते हो तुम, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लाए कहाँ कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर लाए कर रहे हैं ना। ठीक है भाई, ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर तुम दो चीजें देख सकते हो ना, क्या या तो प्रोडक्ट की ज्यादा होगी या तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज्यादा है इसका मतलब वो किससे ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है। अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है हमारे पास तो वो प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, जिस चीज की एंट्रोपी ज्यादा उस चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिस चीज की एंट्रोपी ज्यादा उसकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा, और जिसकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब एक मशहूर एग्जांपल कराता हूं तुम्हें, उससे मजीद क्लियर होगा। तुम लोग बताना ये कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, अगर याद हो तुम लोग। हाँ भाई, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इतनी बार पढ़ा होगा इसको, एएस में भी पढ़ा होगा भाई। है, हुआ है शायद, हाँ साइकिल हाँ, हेबर्ट साइकिल नहीं, हेबर्ट प्रोसेस। हाँ अमोनिया बनाया जाता है। हाँ, तो ये लेवल पे पड़ा है। ओ लेवल्स में तो है ना, ये ओ लेवल्स के अंदर तुम वो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हो ना, हेबर्ट प्रोसेस है बच्चों ये। अब यहां पर सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। हाँ भाई, एंट्रोपी मेरी बढ़ रही है या कम हो रही है, देखो ना। अगर मुझे एंट्रोपी निकालनी है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है ना, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे जो प्रोडक्ट साइड पे मोल्स हैं वो कितने हैं, 2 मोल्स, और मेरे रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स। तो मेरे पास जो एंट्रोपी है वो किस साइड पे ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा होगी, और मेरे पास जो प्रोडक्ट की है वो कम होगी। तो मेरे पास डेल्टा एस का साइन किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर स्टेबल कौन सी ज्यादा चीज होगी, क्या मेरे पास रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे या मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंट्रोपी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड पे हमारे गैसियस मोल्स आते हैं। ये बात क्लियर होती है। तो देखो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर मोर स्टेबल। सर वैसे ही हाँ ये मेरे दिमाग में एक सवाल है। बोलो। सर ऐसे ही हम्म अगर हमारे पास एक साइड पे सिंगल मोल ऑफ वो है गैस है,
लेकिन एक साइड पे हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्वस मतलब वो है, मतलब लिक्विड है। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग कैसे डिफरेंस निकालना है? लिक्विड और गैस में मैंने तुम्हें बताया था किस चीज की एंट्रोपी ज्यादा होती गैस की तो है, ज्यादा, बस खत्म। लेकिन गैसेस के नंबर ज्यादा हो जाएंगे अगर मोल्स के, मतलब लिक्विड के। उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ये फैक्ट केस आ जाए ना, दोनों जगह गैसेस हैं, तो फिर तुम मोल्स देखोगे। अगर ये केस आ जाए लिक्विड और गैस है, तो तुम ऑब्वियसली गो ऑलवेज गो फॉर गैस। ठीक है, ये बात क्लियर होती है भाई कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो मुझे एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन मेरा किस साइड पे जाएगा हमेशा, जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ऐसा ही है, तो भाई केमिकल रिएक्शन मेरा इस साइड पे आएगा जहां ज्यादा स्टेबिलिटी हो। मतलब वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में रहने को ही क्या रखेगा, अपने आप को कोशिश करेगा कि यार मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ही रहूं, क्योंकि आगे तो हम लोग इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम लोग कि ताकि वो इस चीज में, उसकी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है भाई, तो बच्चों हमारे पास आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है भाई।